नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अपने एडवांस F-16 ब्लॉक 52 फाइटर जेट का आधा हिस्सा ग्वादार पोर्ट के पास मौजूद अपनी पसानी एयरफील्ड पर रिलोकेट किया जा रहा है, जो कि अरेबियन सी के नॉर्दर्न कोस्ट में मौजूद है। ये स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग मेनली एक डिफेंसिव स्टेप माना जा रहा है, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डिटेक्शन और एंगेजमेंट से बाहर रखा जा सके। जैसे कि आपको पता होगा, भारत की तरफ से रशियन मेड S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने के बाद साउथ एशिया की एयर पावर डायनामिक्स में एक मेजर शिफ्ट हमको देखने को मिला है। S-400 सिस्टम की एक्सटेंसिव रडार कवरेज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी की वजह से ये सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हमारे एयर स्पेस के बाहर से ही मॉनिटर एंगेज कर सकता है और एक पावरफुल एंटी एक्सेस और एरिया डिनार बबल को क्रिएट कर सकता है। वर्तमान के लिए अगर भारत S-400 सिस्टम को वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय करता है तो भारत से लगे हुए पाकिस्तान के जितने भी एरिया है उन सभी से टेक ऑफ करने वाले एयरक्राफ्ट को S-400 सिस्टम ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इसी वजह से अभी पाकिस्तान की तरफ से अपनी F-16 फ्लीट की आधी यूनिट को पसानी एयरवेस में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि ग्वादार के पास मौजूद है और ये S-400 सिस्टम की रेंज से बहुत दूर होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की वेस्टर्न और सदर्न फ्रंट को भी डिफेंड करने में पाकिस्तान इन जेट का इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर डिप्लॉयमेंट क्लियरली शो करता है कि भारत के S-400 सिस्टम न सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करते हैं, बल्कि दुश्मन को डिफेंसिव पोस्चर लेने के लिए मजबूर भी कर देते हैं, जो कि एक तरीके से उनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफी हद तक मिनिमाइज कर देता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने वाले एक नए वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साव इंडिया की तरफ से अभी इंडियन आर्मी को अपनी 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया गया, जो भारत के शॉर्ट रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत बनाने वाला है। ये अपडेट इसलिए भी खास है क्योंकि 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद बढ़ते टेंशन के बीच 84 का इंडक्शन भारत को खास तौर पर आर्मर्ड थ्रेट के खिलाफ अर्बन और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर टेक्टिकल एज को प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। साव इंडिया के मुताबिक 84 वेपन सिस्टम को स्ट्रिक्ट और कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद चुना गया था। ये एक सिंगल शॉट सोल्यूशन है, जो कि शॉर्ट रेंज कॉम्बैट सिनेरियो के लिए ट्रस्टेड ऑप्शन के रूप में इंडियन आर्सेनल में शामिल हो चुका है। भारत ने इसका 84 CS AST वेरिएंट को खरीदा है, जो कि स्पेशली कन्फाइंड स्पेस में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि अर्बन वॉरफेयर में जैसे कि बिल्डिंग्स, बंकर या कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम सिंपल डिजाइन के साथ आते हैं, जो कि एक सोल्जर आसानी से शोल्डर से इसको फायर कर सकता है, और इसकी सबसे खास बात इसका फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है, जिस वजह से सोल्जर को इसे फायर करने के बाद वहां पर रुकने की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से दुश्मन की तरफ से काउंटर अटैक आने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। 84 के कई डिफरेंट वेरिएंट भी अवेलेबल हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हीट यानी कि हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वेरिएंट, जो कि खास तौर पर टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और CS यानी कि कन्फाइंड स्पेस वेरिएंट, जो कि इंडोर फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वेट करीब 6.7 kg और इफेक्टिव रेंज करीब 300 मीटर तक होने की बात की गई, जो कि खास तौर पर अर्बन और क्लोज क्वार्टर बैटलफील्ड के लिए एक आइडियल वेपन साबित होने वाला है। आज की अगली अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE की तरफ से, और अभी GTRE की तरफ से कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। GTRE के ऑफिशियल ने बात बताया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को अप्रूव किया जाता है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनको फुल सपोर्ट किया जाता है, तो वो अगले 5 से 7 साल के अंदर ही कावेरी 2.0 इंजन को डेवलप करके डिलीवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। GTRE के ऑफिशियल, जो कि अभी कावेरी डेरिवेटिव प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि 2026 तक कावेरी डेरिवेटिव इंजन की सर्टिफिकेशन को हासिल करने की उम्मीद किया जा रहा है। सर्टिफिकेशन के बाद कावेरी डेरिवेटिव इंजन को एक पुराने LCA तेजस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी और फ्यूचर रिवोल्यूशन पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकेगा। जहां तक कावेरी 2.0 इंजन का सवाल है, फिलहाल इसकी थ्रस्ट स्पेसिफिकेशन को अभी पूरी तरीके से डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन GTRE का टारगेट है कि एक नए कोर के साथ 90 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला इंजन को डेवलप करना है। अगर
अप्रूवल मिल जाता है तो ये इंजन सिर्फ तेजस MK1A के लिए नहीं बल्कि आगे चल के आने वाले तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिशियल ने यह भी बताया कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन प्रोजेक्ट के थ्रू जो इकोसिस्टम और एक्सपर्टीज को डेवलप किया गया वो फ्यूचर 5th जनरेशन इंजन को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को प्रोवाइड कर रही है। GTRE का मानना है कि इससे बेस करके नेक्स्ट जनरेशन प्रपल्सन सिस्टम को और इंजन सिस्टम को डेवलप करने का काम पूरा किया जा सकता है। GTRE का प्लान है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन को पुराने तेजस फाइटर जेट पर इंटीग्रेट करके रियल वर्ल्ड टेस्टिंग को शुरू किया जाए, जो भारत के लिए एक मेजर माइलस्टोन हो सकता है। कुल मिलाकर अभी ये डिसीजन पूरी तरीके से पॉलिसी मेकर्स और इंडियन एयरफोर्स के हाथ में। अगर अप्रूवल मिलता है तो इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट के सेगमेंट में ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। और अभी तक कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए जो फंडिंग किया गया और इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और टर्की की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके का माहौल चल रहा है। ऐसे में 28 अप्रैल 2025 को फ्लाइट रडार जैसे फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस ने ये बात रिपोर्ट किया था कि टर्किश एयरफोर्स का एक लॉकहीड मार्टिन C-130J हरकुलस एयरक्राफ्ट जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 6801606 और कॉल साइन TUAF509 है, इसे अरविंद सी के ऊपर ट्रैक किया गया था। इस फ्लाइट का रूट काफी अनयूजुअल था जो कराची पाकिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया था और इस वजह से इसके डेस्टिनेशन को लेकर काफी स्पेकुलेशन होने लगे थे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस और फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा से अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ये एयरक्राफ्ट अभी पाकिस्तान की यूएवी फ्लीट के लिए अर्जेंट एमुनिशन को लेकर पाकिस्तान आया था। टर्किश मिलिट्री के C-130 हरकुलस का एरविन सी के आसपास नजर आना एक रेयर डेवलपमेंट है क्योंकि नॉर्मली टर्किश एयरफोर्स का इस रीजन से ऑपरेट करना काफी लिमिटेड होता है। C-130 हरकुलस एक काफी वर्सेटाइल टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है जो ट्रूप्स, इक्विपमेंट और सप्लाईज को लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में इस एयरक्राफ्ट को कराची में लैंड करता हुआ देखा गया था और आज ये कराची से टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफेस में एंटर किया था, जिसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाता हुआ देखा गया था। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स की तरफ से शेयर किए गए पोस्ट में यह भी क्लेम किया जा रहा था कि इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान को टर्की की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और बैरक्टर ड्रोन के लिए स्पेशल म्यूनिशन को डिलीवर किया गया। लेकिन फिलहाल टर्की की तरफ से अभी तक इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि टर्की इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता आया है और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही टेंशन के बीच टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है। आज की अगली अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA डायनामिक्स और एरोइलास्टिसिटी ग्रुप की तरफ से। ये ग्रुप जो कि एयरफ्रेम डायरेक्टोरेट का एक हिस्सा है, भारत के इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करने में एक मेजर रोल को प्ले करता है। इनका काम मेनली स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, फ्लटर एनालिसिस और एरोइलास्टिसिटी रिस्पॉन्स को स्टडी करना होता है। खासकर LCA तेजस मार्क 1, मार्क 2 और MK जैसे मेजर प्रोजेक्ट के लिए सारे एनालिसिस काम इन्हीं का होता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट के डिजाइन में स्ट्रक्चर्स को डायनामिक लोड्स को रजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है और डेवलपमेंट के दौरान पूरे फ्लाइट एनवेलप में वाइब्रेशन और फ्लैक्टर फ्री बनाने की कोशिश की जाती है। अभी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए प्रोसेस और भी क्रूशियल बन जाता है क्योंकि तेजस मार्क 2 वेरिएंट में एक नया कंट्रोल सरफेस इसमें ऐड करने का फैसला किया गया जिसको हम कनाड कह सकते हैं। इस वजह से तेजस मार्क 2 के लिए अभी डिटेल एरोइलास्टिसिटी कैरेक्टराइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है ताकि एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड को वैलिडेट किया जा सके। अभी तक ये सारा काम डायनामिक्स एंड एरोइलास्टिसिटी ग्रुप की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अभी इनकी तरफ से एक स्ट्रेटेजिक मूव को सजेस्ट किया जा रहा है जिसमें फ्लटर और डायनामिक एनालिसिस के कुछ पोर्शन को आउटसोर्स करने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि तेजस मार्क 2 के डायनामिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस को और तेजी के साथ कंप्लीट किया जा सकेगा। इस वर्क पैकेज के थ्रू एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा। आउटसोर्सिंग प्रोसेस में ADA कुछ क्रिटिकल इनपुट प्रोवाइड करेगा जैसे कि पूरे एयरक्राफ्ट का फाइनाइट एलिमेंट मॉडल जो कि डिटेल स्ट्रक्चरल सिमुलेशन के लिए काम आएगा, मास प्रॉपर्टीज डाटा जो कि एक्यूरेट डायनामिक्स और फ्लटर कैलकुलेशन के लिए एसेंशियल होने वाला है, फ्लाइट एनवेलप डाटा जो कि ऑपरेशनल बाउंड्रीज डिफाइन करेगा जिसमें एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाएगा, और ग्लोबल वाइब्रेशन टेस्ट डाटा जो कि एम्पिरिकल बेसिस पर एयरक्राफ्ट के डायनामिक बिहेवियर को समझने में हमको मदद करेगा। कुल मिलाकर ADA का स्टेप तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के डेवलपमेंट साइकिल को फास्ट ट्रैक करने के साथ साथ भारत के इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को और भी मजबूत करने की उम्मीद किया जा रहा है और फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल करने की उम्मीद किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट भारत और फ्रांस के बीच किए गए नए रफाल डील को लेकर है। आज ऑफिशियली भारत और फ्रांस के बीच एडिशनल रफाल के लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है जिसमें भारत की तरफ से अपनी नेवी के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर जेट को एक्वायर करने का फैसला किया। ये कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2023 में रफाल मरीन के सिलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद है जिसमें इंडियन नेवी फ्रांस के बाद दुनिया की पहली ऐसी नेवी बनने वाली है जो कि इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस डील से कंफर्म होता है कि इंडियन अथॉरिटीज अभी रफाल की कैपेबिलिटी से सेटिस्फाइड है और इस एयरक्राफ्ट को अपने ऑपरेशनल यूज के स्पेक्ट्रम में और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं।
ये एक्विजिशन भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की गहराई को दिखाता है और रफाल एयरक्राफ्ट को एक एसेंशियल नेशनल सॉवरेनिटी का टूल के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। डसॉल्ट एविएशन पिछले 70 सालों से भारत के साथ काम कर रहा है और रफाल एम के इंडक्शन के बाद इंडियन नेवी की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और भी कई गुना बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान हम INS विक्रांत और विक्रमादित्य से MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं। उनके मुकाबले रफाल एम के पास काफी एडवांस वेपन पैकेज मौजूद होने वाले, जो कि बोथ एयर टू एयर और एयर टू सरफेस ऑपरेशन में इंडियन नेवी की ताकत को कई गुना बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।